नहीं पर ऐसा नहीं, तुम फैमिली शो है समझो, अच्छा नहीं दिखेगा अगर तुम ऐसे प्रेग्नेंट दिखी और एक सरदार दूसरा आया, गंदा लगेगा। रोज़ घर पे आके 3-3 4-4 घंटा सर पकड़ के रोती थी रोज़। मैंने बोला सर मैं अगर रुकी आज मैं तो सुसाइड, आई विल कमिट सुसाइड। मैंने मेरे को भी दबाने की कोशिश किया तो भी मैं दब ही रही थी, 2-3 बार उन्होंने किया, लेकिन फाइनली वो फिर ब्लास्ट हो गया मेरा भी। उनको सब मालूम है, एक एक इंसिडेंट सच है और मेरे पास सब सबूत है। I have proof for everything I have said. I have written, I have told on camera. I have proof for everything. वो मैं कोर्ट में दूंगी कि हम आपके पैसे रोक लेंगे, हम आपको 4 महीने के पैसे रोकेंगे। उनने से देखा मुझे, ये क्या पहना है ब्लू, कैसी गंदी लग रही हो, कहाँ से, ऐसे सब मत पहना करो। और मैं ऐसे हो गई कि आई कांट इवन इमेजिन यार। अभी तैयार है, मैं तैयार हो रही हूँ, सडनली मेकअप दादा को बोला जाएगा कि नहीं 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 अभी जेनी मैम का छोड़ो, कोई और चाहिए। अवार्ड फंक्शन था कल, आइटा का, मुझे कार्ड क्यों नहीं दिया? जानबूझ के किया। आई एम स्टिल होपिंग कहीं ना कहीं इनको इतनी सद्बुद्धि आए कि यार ये चीज़ को अभी भी बंद कर सकते हैं ना। बोल दो सॉरी, इतनी बड़ी बात नहीं होती सॉरी, इतना कोई बड़ा ईगो नहीं होता है। सो जेनिफर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कुछ ये दिन इस तरीके से आपके निकले हैं कि मैं लड़की होकर इमेजिन कर सकती हूँ कि किस तरीके से स्ट्रेसफुल या कितना डिस्टर्बिंग ये डेज़ रहे हैं आपके लिए। पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि हम तारक मेहता की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट करना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने तारक मेहता की शुरुआत की, कैसे तारक मेहता, हाउ डिड इट हैपन टू यू? कैसे मिला मुझे? सो आई केम टू मुंबई इन 2003 दिसंबर। तब मैंने मेरा फर्स्ट सीरियल किया था, एक छोटा सा कुसुम करके, उसमें रोल किया था। देन 2004 जनवरी वे शिफ्टेड हियर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुणे मिल रहा था, उन्होंने बॉम्बे में मांगा और मिल गया लकीली। ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन। तो तब मैं उसके बाद नादिरा बब्बर जी के थिएटर में मैंने ज्वाइन किया था, उनके साथ मैंने 3-1 साल थिएटर किया है और ऑलमोस्ट 4.5 साल मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मोर देन 2000 ऑडिशंस दिए हैं मैंने, एड्स के सब ज़्यादा, सीरियल के बहुत कम। तो ये सब करके लाइक 7 मार्च 2008 को मुझे, आई वॉज इन माई होम टाउन, और मेरी बुआ जो थी उनका नाम रोशन था, तो उनको मैं प्रेयर करी थी। उनकी डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन, मेरी मैरिज एनिवर्सरी, और वो मेरी सबसे फेवरेट बुआ थी। तो मैं उनको प्रेयर करी थी कि बहुत साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और मुझे कुछ ऐसा सब्सटैंशियल मिल नहीं रहा है। आई वांट अ रोल जो मेरे को लोग प्यार करें, इज्जत करें, एंड मुझे मरना नहीं है काम कर करके। मुझे महीने में 15-18 दिन चाहिए है ऐसा। आई वांट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। एंड उसी दिन मुझे तारक मेहता के लिए फ़ोन आया, एंड आई गॉट अ रोल इन विच माई नेम वॉज रोशन। ऑफकोर्स उनकी ब्लेसिंग थी, क्योंकि वो मेरी रोशन हुई थी, एंड आई गॉट अ रोल ऑफ रोशन। तो उस दिन मुझे कॉल आया कि आप आइए ऐसा ऑडिशन के लिए। मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो 2 महीना बॉम्बे आने में लगेगा। बोले विल वेट। मुझे लगा ये कौन सा प्रोडक्शन हाउस है भाई जो मेरे लिए वेट करेगा। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। देन व्हेन आई केम 15 मई को मेरा ऑडिशन हुआ, 18 को मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड 21 मई को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। बस दैट रेस्ट वॉज हिस्ट्री। 2 जुलाई से का हमारा फर्स्ट शूट था, मोस्ट ऑफ द पीपल का, मोस्ट ऑफ द तारक मेहता क्रू का 2 जुलाई शूट था। सो वॉज इट लाइक दिस फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ? मतलब नो, शुरू के मैं मेरे लिए जो मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, मैं 5 साल पहले थी, फिर 3 साल नहीं थी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, देन अगेन आई केम बैक। तो मेरे लिए इट्स लाइक यू नो बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत अच्छा था, छोटी मोटी चीज़ें होती थी, लेकिन विद टाइम एंड विद पासेज ऑफ टाइम, और जो शायद पैसे मिलते गए, सक्सेस मिलती गई, जो भी कह लो, उस तरीके से प्रोडक्शन का एटीट्यूड बहुत गंदा होता गया। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सोहेल। एंड जब पहले तो जतिन था नहीं, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जतिन वॉज इन इंटर्नशिप, तो जतिन तो था नहीं, लेकिन सोहेल का एटीट्यूड उस टाइम ओके था। लेकिन आफ्टर दिस जो व्हेन आई केम बैक इन 2016, और सोहेल ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो मेंटल हरासमेंट का, जिसके कारण मतलब मुझे बहुत एक्सट्रीम मेंटल हरासमेंट हो, मतलब बहुत 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 रोई हूँ, बहुत दिल दुखा है। जो ऐसे कोई चीज़ इंसिडेंट अपनी लाइफ में हो जाता है ना, दिल दुखता है वो चीज़ सोच सोच के कि मेरा हाफ पर डे क्यों काटा यार, क्यों काटा। मैं 2.5 महीने पहले दे करके गई हूँ। मैं आपके शूट पे आई हूँ ना, 2.5 महीने पहले आधा दिन का डेट दिया, आप अपने ईगो के कारण हाफ पर डे काट रहे हो। मेरा बेटी का पासपोर्ट का डेट चेंज कराया गया है, पासपोर्ट जो गवर्नमेंट का होता है वो डेट चेंज कराया गया है वीज़ा इंटरव्यू, पासपोर्ट इंटरव्यू के लिए। देन मेरे यहाँ एक बार पैसे रोके गए, ये सब सोहेल ने किया है। तो मुझे जो भी मेरे साथ जो ख़राब मेरी तरफ से जो है वो 2019 के बाद हुआ, 2018 अक्टूबर के बाद हुआ।
जैसे मोनिका जी से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उनको एक बार असित जी ने ऑफ़र किया था कि गाड़ी में आके उनको वो लिफ्ट दे और वो उनके घर छोड़े, जहाँ उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद से उनके लिए जो है वो बिहेवियर चेंज हुआ। आपके लिए आपने कहा प्रेगनेंसी के जाने के बाद आपके लिए जो भी था वो बिहेवियर चेंज हुआ, पर कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बाद आपको ऐसा लगता है, जिसके डिनायल के बाद आपके साथ में ये सारी चीज़ें होने लगी? सो मुझे जो समझ में आता है कि आसिफ जी मुझसे शुरू से ही चिढ़ गए थे, क्योंकि मैंने 2-3 बार कुछ इंसिडेंट्स पे आवाज़ उठाई थी। एक बार मैं सेट छोड़ के भी चले गई थी गुस्से में 2010 में। एक बार और कुछ मैंने किसी और के लिए, उसको बिस्किट नहीं मिल रही थी तो रात को 2 बजे भूख लग रही थी, बिस्किट तक नहीं थी, उसके लिए मैंने बोला था, तो मुझे ऐसे सुनाया गया था कि अपने लिए बोलो, उसके लिए नहीं बोलने का, ऐसा सब हुआ था। लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना ये नहीं था कि वो इट वाज माइनर। अब समझ में आता है, मुझे वो चिढ़ने तो तब से ही लगे थे। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो चिढ़ने लगे थे वो जब मैंने 2012 में, ये मैंने अभी तक कहीं मेंशन नहीं किया, 2012 जनवरी 2012 में मैंने उनसे इंक्रीमेंट मांगा था। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत गुस्सा। मुझे 3 महीने उन्होंने शूट पे नहीं बुलाया था कि इंक्रीमेंट मांगा, और मैंने बोला मतलब उनने कुछ किया था, बहुत ज़रा सा इंक्रीमेंट किया था, तो मैंने बोला सर ये क्या होता है, मतलब आप सोचो कि क्या कैसे मैं आप उन्होंने मेरे को शुरू से एमजी प्रॉमिस किया था, 14 डेज़ का एमजी बोला था। इट वाज नॉट ऑन द रिटन बट वर्बल, वो कभी नहीं मिला एमजी मुझे। इवन मुझे जो पर डे पे फर्स्ट टाइम बुलाया गया, जो मुझे बात हुई थी, मुझे शूट मतलब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ वहाँ पर 500 रुपीज़ मुझसे कम कराए गए। मैंने बोला कि क्यों, तो बोले नहीं इतना ही, इसमें ही करना है, करो। एंड मैं बहुत रोते हुए आई थी। 21 मई को 2008 को मैं ऐसे रोते हुए आ रही थी और आसिफ जी का फ़ोन आया था, तुम रो नहीं, ये वो। मैंने कहा सर जब बात हुई थी मेरी जो पर डे की, उसमें भी 500 रुपये कम करा रहे हैं। बट फिर ऐसा था कि मुझे वो कर दिया उस टाइम, जो भी लगा होगा मुझे। तो आसिफ जी का तो चिढ़ तो समझ में आता था तब से थी। मैंने एक बार, मेरे कर्ली हेयर्स रहते थे शुरू में, फिर बाद में मैंने मेरे हेयर को चेंज किया था, स्ट्रेटनिंग कर दी थी 6 महीने बाद, क्योंकि मेरे बाल पूरे टूट रहे थे। तब वो बहुत चिढ़ गए थे और मैंने उनको थोड़ा गुस्से से बोल दिया था। मैंने कहा सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, आपको दिख रहा है ये, आप फिर विग लगवा के दो ना भाई, मैं कैसे करूँ, मेरे बाल पूरे आधे हो गए 6 महीने के अंदर। तो वो चिढ़ तो उनकी कहीं से स्टार्ट थी, और सबसे ज़्यादा तो फिर वो तब तो भी वो यूज़ टू टॉक एंड ऐसे करते थे, हेलो हाय स्माइल करते थे। पर इस सिंगापुर इंसिडेंट के बाद तो एकदम चिढ़ गए मुझसे, भयंकर चिढ़ गए। मतलब फिर वो स्माइल भी नहीं करते थे, हेलो का जवाब नहीं देते थे। सिंगापुर इंसिडेंट के आपने मेंशन किया है, वी ऑल नो व्हाट सिंगापुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद चिढ़ने के बावजूद क्या अभी कभी उन्होंने अपने तरफ से आपको अप्रोच करने की किसी भी चीज़ के लिए? वो मुझे टोटल इग्नोर ही किया उन्होंने, 2019 से लेके अभी तक टोटल इग्नोर किया है। मतलब आई नेवर एग्जिस्टेड इन एनी ऑफ द थिंग्स। कहा जाए तो मैं मतलब उनके जो कुछ लोग हैं उन लोग का ही वो उन लोग का ही वो हर फैसिलिटीज़ हर चीज़ पूछते हैं, ये करते हैं। मुझे तो लाइफ में उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि आज इतने साल हो गए, उन्होंने आज तक एक बार भी मुझे किसी चीज़ के लिए तारीफ़ नहीं की है। और मैंने बहुत बार देखा है मेरे सामने बाकी सब लेडीज़ को उनके मुंह पे तारीफ़ करते हैं, या तो वो जानबूझ के करते हैं या तो वाकई उनको मेरा काम पसंद नहीं है, जो भी। मतलब मुझे लगता है कि 15 साल से मैं हूँ, एक बार भी तारीफ़, मतलब आई डोंट डिज़र्व। मुझे लगता है कि शायद वही समझ में आता है कि चिढ़ते होंगे जो भी होगा। तो वो मतलब एक हमेशा चिड़े चिड़े तो रहते थे इस तरीके से। मेरे पर ध्यान नहीं देना, कहीं भी फंक्शंस में नहीं ले जाना, कुछ भी जो भी हो रहा है इनकी तरफ से अगर हो रहा है वो उनका फिक्स था। यहाँ तक कि मैंने उनको ये तक बोला था कि मैंने सोहेल और आसिफ जी को बोला था, सोहेल को बोला था स्पेशली कि हवन होता है तो मुझे बुलाया करो, लोग साल में एक बार हवन रखते हैं। तो वो तक नहीं बुलाते थे, जो लोग सिर्फ उस दिन शूट पे हैं उनको हवन उन लोग अटेंड करते थे। तो मैंने फिर 1-2 बार बोला, मैंने कहा मुझे बुलाओ ना। बोले नहीं कोई आता नहीं। मैंने कहा कोई आता नहीं, आई डोंट केयर, आई वांट टू अटेंड हेवन। तो मैंने आसिफ जी को भी मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला था ओ नेक्स्ट टाइम करके, ऐसे करके। तो वही है कि उनको जो भी उनके जो फेवरेट्स हैं वो उनके साथ ही जाते हैं, बाकी लोगों को थोड़ा वो ऐसे रखते हैं। क्या अवार्ड शोज़ के दौरान का भी सेम ही चीज़ था? बिकॉज हमने आपको अवार्ड शोज़ पर भी इतना ज़्यादा कभी नहीं देखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड ही नहीं मिलता था,
जो कार्ड्स आते थे पहले एक टाइम पे मेरे नाम से आते थे, फिर इनने जो भी किया कि प्रोडक्शन हाउस में आने लगे। अब ऊपर जो भी नाम होता होगा जिसके, तो हमको पता भी नहीं चलता था अवार्ड फंक्शन है। आज जब हम देख रहे हैं तैयार होके, कोई एक दो आर्टिस्ट जा रहे हैं फुल तैयार होके, उनका शूट से वो तैयार होके जा रहे हैं, तो बोले ये क्या है, तो अवार्ड फंक्शन है तो हमारा। हाँ, तो आप शायद नहीं जाते तो आपको कार्ड नहीं दिया। मैंने वो मतलब व्हाई डू यू अज्यूम दैट वे, पूछ के तो देखो। नहीं तो आपका कल आपका शूट नहीं था ना, तो हमने तो बता देते, मैं आके कार्ड ले लेती, दैट इज़ माई हेड एक। एक तो उन्होंने अपने नाम कार्ड्स करा लिए थे, दूसरा उन्होंने जैसे 2018 की बात है, दिसंबर 2018 को मैंने सोहेल को बोला था कि मुझे आईटा का अवार्ड, मतलब उसने मेरे को बोला, ऐसे मुझे बहुत बहस कर रहा था कि ये चीज़ हम आपकी डेट, मैंने बोला कि मेरा 7 मार्च का जो एक इशू था, सॉरी 7 दिसंबर का एक इशू हुआ था, अब मैंने 2.5 महीने पहले डेट दी थी उसका। मैंने बोला कि मेरे को क्यों एडजस्ट नहीं किया, 2.5 महीने पहले मैंने आधा दिन मांगा है, फिर आप उसी टाइम शूट लगा रहे हो। बोले ऐसे बहुत बहस करने लगा, नहीं हमारा तो लास्ट मोमेंट पे शूट आता है, ये वो कंटिन्यूटी करता है। मैंने कहा कंटिन्यूटी का तुम मुझे सीन से निकाल दिया, 2 दिन मुझे सीन से निकाला, वो पर डे मेरा गया, उस दिन का भी आप मेरे को हाफ पर डे काट रहे हो। मैंने कहा तो वो इशू नहीं होता है, तो बोले नहीं हम जानबूझ के नहीं करते हैं। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस उसको बोला, अवार्ड फंक्शन था कल आईटा का, मुझे कार्ड क्यों नहीं दिया? जानबूझ के किया, जानबूझ के किया। मेरे शूट पे अगर आप आओगे नहीं वापस तो मैं ऐसे ही करूँगा। मतलब 1 सेकंड में जानबूझ के नहीं करते, 1 सेकंड में जानबूझ के किया। सो ये बहुत वो करते हैं, मतलब कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतना चिढ़ गए हैं इस चीज़ से, क्योंकि सिर्फ ये 4-5 जन को कार्ड देते हैं, उन लोग को कार्ड पूछा भी नहीं जाता, उन लोग लेते भी नहीं, उन लोग पूछते भी नहीं, उन लोग अवार्ड फंक्शन जाते भी नहीं। अवार्ड भी मिलता है तो भी नहीं जाते अब, कि चाहिए नहीं, क्योंकि इन ये पता नहीं अंदर अंदर करते हैं कि क्या, वो सब नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कार्ड्स तो जो हैं इनके चहेतों को ही मिलते हैं। वेल ये तो हुई प्रोडक्शन हाउस की बात, जो हम सब जानते हैं, आप ही के मुंह से सुना है या फिर हमें बाहर से भी पता लगा, बहुत सारे लोगों ने बोला जिनसे भी बात की। लेकिन हमें ये भी सुनने में आया है कि डायरेक्शन टीम का भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने ना बोला है ना बातचीत की है। वेल मैं आपसे जानना चाहूँगी डायरेक्शन डिपार्टमेंट के बारे में क्या है। सो देखो, अब डायरेक्शन डिपार्टमेंट एज अ होल आप लो तो बहुत आप अलग इसको चीज़ें बोल सकती हूँ। एक टाइम पे पहले धर्मेश सर थे तो बहुत खुशनुमा माहौल रहता था, बहुत मस्ती करते थे, ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। वो उनका पंच लाइन्स भी बहुत अच्छी थी, उनका डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, फिर धर्मेश सर शो से चले गए। देन मालव तो शुरू से ही एसोसिएटेड था, तो मालव की बात मैं करूँगी कि मालव के साथ कभी कोई भी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1-2 जन का कुछ अगर कुछ छोटा मोटा हुआ है वो वहीं सॉर्ट आउट हुआ है, मतलब मेजर तो कुछ नहीं हुआ। और मालव हमेशा, जैसे हम लोग को जो भी कॉल टाइम जब मालूम पड़, मतलब हम लोग को कॉल टाइम आता था, हमको मालूम पड़ जाता था ये मालव ने दिया है या ऋषि ने दिया है, कि ऋषि वॉज द एसोसिएट असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वो देता था कॉल टाइम, तो मालूम पड़ता था कि लॉजिकल है। और जब ऐसे आपको पता चल रहा है, जाते टाइम आपको पता चल रहा है कि अगले दिन आपका 1 बजे के बाद आएगा, लेकिन सुबह 7 बजे आपको कॉल टाइम दिया, मतलब जब 1 बजे के बाद आएगा तो सुबह 7 बजे का कॉल टाइम क्यों? कोई हम नए थोड़ी ना है कि लेट आएंगे, हमको भी मालूम है। मैं अपने घर का खाना ताज़ा लेकर आऊँगी, मेरे घर से कम बासी नहीं लेकर आऊँगी। हम सब लेडीज़ बासी खाना लेकर आते हैं, क्योंकि 7 बजे हम लोग को बुला लिया जाता है। तो अगर वो कॉल टाइम आप सही ढंग का दोगे तो हम अपने घर को भी थोड़ा सा देख के आएंगे, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होती है। पर नहीं, आप लोगों को तैयार होने में टाइम लगता है ऐसे करके। तो हर्षद सर का ऐसा था, हर्षद जोशी का, कि वो कॉल टाइम ऐसे ही देते थे कि 5 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, 8 घंटा पहले, 10 घंटा पहले। और उनका टाइम का तो अंदाज़ा है ही नहीं उनको, मतलब ऐसे ही बोलते थे कि बस आधा घंटे में अभी हो जाएगा। उन्होंने अगर आधा घंटा बोला तो आप उसको 5 घंटा गिन लो। ये सब जानते थे, एवरीवन ऑन द सेट नोज कि अगर मालव होता था तो सब बोलते थे यार मालव भाई आज तो पैकअप जल्दी होगा या वट एवर ऐसा। हर्षद सर है तभी ये खींचेंगे, वो नो डाउट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। हर्षद सर इज़ वेरी 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 हार्ड वर्किंग, बट द थिंग इज़ कि उनका वट एवर जो भी टाइम का उनका अंदाज़ था, जिसके कारण वो हमेशा फिर लेडीज़ को पहले बुलाते थे और बाद में छोड़ते थे। जेंट्स अक्सर बाद में आते थे और पहले जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था। तो वो एक फिर अंदर अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी लेडीज़ में कि क्या यार हमेशा ये करना, हमेशा ये करना।
कि मतलब क्यों हमको हमेशा हम घर में मैं मेरे बच्चे से मिल के आऊँ, मैं मेरे कुछ काम करके आऊँ, बैंक का कुछ काम करके आऊँ, अगर 7 की जगह 9 बजे भी कॉल टाइम होगा, आपको मालूम है 11 बजे होगा, आपको मालूम है हम तैयार हो जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने टाइम से मतलब अगर कोई मेकअप या हेयर नहीं भी आता है तो हम उनको बुला लेते हैं। हमको बार बार बोला जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकअप और हेयर को आपको बुलाना है, ये सब बार बार बोला जाता है, तो हम वो चीज़ कर लेते हैं जब आपको मालूम है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो एकदम से कितनी बार ऐसी गड़बड़ियाँ होती थी कि अभी तैयार है, मैं तैयार हो रही हूँ, सडनली मेकअप दादा को बोला जाएगा कि नहीं 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 अभी जेनी मैम का छोड़ो, कोई और चाहिए। तो ये ऐसा 10 बार होता था, नहीं नहीं ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं। तो वो मेकअप दादा आधा मुझे तैयार किया, आधा किसी और को, आधा किसी को, और ये चलता रहता था। तो इतना कन्फ्यूजन होने लगा, ये मैं रिसेंट अभी की बात कर रही हूँ, कोई शॉर्ट डिवीजन कोई कुछ नहीं रहता था। मालव का जब भी रहता था, मालव यूज टू बी प्रिपेयर्ड, मालव का काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता था कि ओके मुझे ये चाहिए, ये ऐसा होगा, जो भी वो अपने एडीज़ को बता देता था इतने टाइम पे मेरे को ये वाली मैडम या ये वाला सर ऐसे जो भी चाहिए। लेकिन हर्षद सर का सब ऑन द स्पॉट वहीं पर आके होता था। नो डाउट वो इतनी मेहनत करते होंगे इसीलिए थक जाते होंगे, जो भी, तो वो सोच ही नहीं पाते होंगे, वो भी समझते हैं, वो भी हम लोग उनको बोले भी हैं कई बार ये वाली चीज़ कि सर आप मतलब रात को लेट जा रहे हो, आप इतना थक जा रहे हो, आप एक 10 मिनट साथ में 15 मिनट साथ में बैठो प्रोडक्शन के साथ, एक बार डिसाइड करो कि क्या अभी सुबह मुझे 6-7 बजे रोशन चाहिए, 8 बजे मुझे ये चाहिए, जो भी एक आइडिया तो होता ना, पर वो शायद नहीं कर पाते होंगे वॉट एवर। लेकिन जो पर डे वाले जो आर्टिस्ट हैं, क्या उनके साथ भी यही बिहेवियर था जैसे आप लोगों के साथ में किया जाता था? तो हमारा तो मुझे जो लगता है, मुझे क्या मतलब मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को लगता है कि टोटली बायस थे, मेल शोविनिस्टिक था, तब के जेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर तरीके से और लेडीज़ को कम, ये तो था। पर जो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे मैंने आई हैव सीन मालव used to respect everyone in that case Rushi also always used to respect everyone। मतलब मालव कोई भी वनडे आर्टिस्ट हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, आता है तो उसको हमेशा मैम करके बुला के रिस्पेक्ट से बात करता था। लेकिन बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कोई और जो है ना वो वनडे आर्टिस्ट या कैरेक्टर आर्टिस्ट को गंदी तरीके से चिल्ला देते थे। हम लोग को देख के बुरा लगता था कई बार कि यार ये बेचारे उनको क्यों चिल्ला रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मालव और ऋषि बट फ्यू अदर पीपल, गंदी तरीके से चिल्लाना। तो वो ऐसा तो नहीं कि वो एक दिन के लिए आए हैं, आपका जो दूसरे फ्रस्ट्रेशन है आप कहीं और नहीं निकाल पा रहे हो, उस पर क्यों निकाल रहे हो। तो वो चीज़ ऐसे होती थी, बट वो व्हाट कैन वी डू, उस चीज़ में ये होता ना कि हम हमारे लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो वनडे आर्टिस्ट या कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए क्या लेंगे। वेल, एक इंटरव्यू में मैंने देखा आपने कहा कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई सेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि मैं सुसाइड कर लूँगी। व्हाट वाज द मैटर ड्यूरिंग दैट टाइम? अगर आप मुझे 2 बार हुआ था। एक बार जब 2019 में ये सब सिंगापुर का इंसिडेंट हुआ था, मेरे पैसे वैसे काटे थे उस टाइम पे, जब मैंने बोला था, मैं रोज़ घर पे आके 3-3 4-4 घंटा सर पकड़ के रोती थी रोज़, और लाइट वाइट बंद करके, कि मुझे लाइट भी सहन नहीं होती थी, मेरी आंखों में चुभता था ऐसे सब। तो तब मेरे हस्बैंड मतलब ने बोला था कि कुछ परमानेंट करो, ये क्या तुम इसमें रोज़ आके रोती हो। दैट टाइम आई वेंट इनटू हीलिंग। तो लेकिन वो हीलिंग में आने से मेरा सब ठीक हुआ, लेकिन वो उस टाइम पे जब मेरा टोटल सैचुरेशन पॉइंट हो गया था, तब मैंने बोला था कि मुझे नहीं सहन हो रहा है, मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, मैं कुछ कर लूँगी। तो बोला गया हम आपके पैसे रोक लेंगे, हम आपको 4 महीने के पैसे रोकेंगे, 6 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा, और भी रुकना पड़ सकता है जब तक हमको नई रोशन नहीं मिलेगी। ये तब की बात है। और दूसरा 7 मार्च की बात है, जब मेरा एनिवर्सरी थी और मेरे अपनी होली थी उस दिन। तब उस दिन मैंने हर्षद सर को बोला था, क्योंकि कोई डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने एडजस्ट नहीं किया था, और मालव अगर होता तो आई एम श्योर वो एडजस्ट हो जाता। तो हर्षद सर को मैंने जब बोला था, तो हर्षद सर ने मैंने उनको बोला था सर मैं जा रही हूँ, तो बोले नहीं 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 जेनी ऐसा क्या कर रही है। मैंने बोला सर मैं अगर रुकी आज मैं तो सुसाइड, आई विल कमिट सुसाइड। तो मैं उनको हाथ जोड़कर ऐसा किया, निकल आई, दैट वाज इट। वहाँ पर फिर ऐसा हुआ कि सोहेल ने गेट आउट बोला मेरे को 4 बार, जतिन ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी रोक ली, मेरी जाने नहीं दिया, ये सब चीज़ें हुई। फ्रॉम वेयर द क्राइम बिगिंस लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद क्या आपको असित मोदी से कोई कॉल आया? कोई कॉल नहीं, उन्होंने कोई नहीं। वही मुझे थोड़ा हर्ट होता है कि इतने साल आपको दिए हैं, मैं सब चीज़ों को साइड में रख के करती रही, आप एक बार पूछ लेते जेनी क्या हुआ है, एक बार पूछ लेते। वो कान के बहुत कच्चे हैं, वो जो सोहेल जतिन जिन लोग ने बोल दिया वो वही करते हैं। तो
ठीक है, वो उन्होंने करना चाहिए था। अब उनको लग रहा है कि लग रहा होगा कुछ बात ज़्यादा आगे बढ़ गई, यार इतना सोचा नहीं था, क्योंकि इनने जितने भी लोग छोड़े हैं सबको दबाया है। तो उनने मेरे को भी दबाने की कोशिश किया, तो भी मैं दब ही रही थी, 2-3 बार उनने किया, लेकिन फाइनली वो फिर ब्लास्ट हो गया मेरा भी कि अब मैं चुप में नहीं रहूँगी, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनको लगा था जैसे नेहा, शैलेश जी ने तो फिर भी केस कर दिया, या गुरु या राज या भव्य, इन सबको मोनिका, इन जिस तरीके से इन सबको परेशान किया गया है, तो जेनी को भी हम ऐसे ही करेंगे और जेनी भी चुप रहेगी। लेकिन यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वे, कहीं ना कहीं वो पाप का घड़ा फूटना होता है ना। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब से आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि हमें नहीं पता होता था कि कौन सा आर्टिस्ट किस वजह से छोड़ के जा रहा है, क्योंकि हमें असली वजह ही नहीं बताई जाती थी। शैलेश जी वो पहले पर्सन थे जिन्होंने केस किया बाहर आके, क्योंकि उनके पैसे रोके गए थे। इस चीज़ को जानने के बाद में आपका क्या रिएक्शन था, क्या बातचीत आपकी शैलेश जी से हुई, और जो चीज़ें आपके साथ पहले हुई थी, क्या आपने तभी डिसाइड किया कि हाँ मुझे बाहर आके कुछ बोलना चाहिए? पहले मेरे साथ जो हुआ था वो तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मुझे बोलना है। मैं तो सोचा था निकल गई मैं इस गंदगी से, ख़त्म, बहुत हो गया, मेरा यहाँ कार्मिक अकाउंट था, फिनिश हो गया, अभी मैं नहीं जाऊँगी वापस। शैलेश जी का जो है सो व्हाट आई फील इज़ लाइक, मुझे मालूम था वो करने वाले हैं, बाहर बिफोर पब्लिक के आने से पहले वो करने वाले हैं, मालूम था, क्योंकि उनको भी पता चला था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सेट पे ऐसा हुआ है, मुझे निकाला गया है, गेट आउट करके बोला गया है ये वो। तो वट एवर, मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि शैलेश जी को ये लगा कि यार, तो जब मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर दिस केस, तो शायद शैलेश जी को लगा होगा कि अगर ये जा रही है तो मेरा तो 1 साल से कुछ हुआ ही नहीं, अभी इसको मेरा भी मैं करता हूँ, ऐसा हो शायद, आई एम नॉट टू श्योर। मे बी वो डिसाइड उन्होंने पहले किया होगा, पहले वो वेट कर रहे होंगे कि मेरा पेमेंट मिल जाए, या मे बी मेरा सुनने के बाद कि ये केस कर रही है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरा केस मैं करने वाली हूँ। तो वो मेरे ख्याल से अगर वो ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने एक स्टैंड लिया कि अगर ये जेनी जैसी लड़की ले सकती है तो मैं तो यार शैलेश लोढ़ा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, या पहले से डिसाइड किया, वट एवर। बट ये मुझे मालूम था कि कम से कम चलो कोई तो इस चीज़ को कर रहा है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि कोई तो खड़ा हुआ है इस चीज़ के लिए यार, क्योंकि ऑफकोर्स शैलेश जी और मेरे में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत हर तरीके से फेमस हैं, अब बहुत इंटेलिजेंट हैं हर तरीके से, लेकिन मैं एक बहुत छोटा कैरेक्टर मानती हूँ अपने आप को उस हिसाब से। तो जब मुझे लगा था कि यार मतलब शैलेश जी कर रहे हैं, मैं तो इतना सा ये हूँ, तो मुझे लगा नहीं, ये बात सच्चाई की है ना। वो भी एक गलत चीज़ के लिए अगेंस्ट करें, मैं भी, उनका भी पैसे रोके गए, जैसे सबके पैसे रोके गए, मेरे भी पैसे रोके, मैंने तो अभी तक मांगे नहीं है मेरे पैसे। तो वैसा है, तो आई फेल्ट गुड कि चलो कोई स्टैंड ले रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम समवन केम इन ओपन। प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी के 3 साल बाद आप वापस शो के अंदर गए, लेकिन हाउ वाज द डे ऑफ प्रेगनेंसी जब आपने प्रोडक्शन हाउस को बताया कि यू आर प्रेग्नेंट? कितना कोऑपरेटिव, उन लोगों का कोऑपरेशन कितना ज़्यादा रहा, क्या था उसके पीछे की स्टोरी वो प्रेगनेंसी के दौरान? तो मैंने जब मैंने उनको बोला, एंड मुझे याद है जिस दिन मैंने उनको बोला उसी दिन मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था, एंड एग्जैक्टली 1 महीने के बाद मुझे पता चला इन लोग मुझे निकाल रहे हैं। एंड मैं बहुत शॉक्ड रह गई कि मैंने ऐसे, मुझे हाथ में एक एपिसोड आए और उसमें था रोशन चली अमृतसर। तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोले, मैंने आसिफ जी को उसी दिन फ़ोन किया, तो आसिफ जी ने बोला कि तुम कर लो एपिसोड, फिर अपन बात करते हैं। आई रिमेंबर 28 मार्च 2013 मैंने उनको कॉल किया था। 8 अप्रैल को मेरा लास्ट डे था 2013 को। एंड देन फिर मैं आसिफ जी से मिलने गई, तो उन्होंने बोला या इट्स आई एम रिप्लेसिंग यू, 90% आई विल बी रिप्लेसिंग यू, 10% चांसेस अगर गुरुचरण रहेगा तो। तो मैंने सर दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे काम करना है, पैसे कैसे निकाल सकते हो, मैं क्या करूँगी घर में। तो बोले नहीं, पर ऐसा नहीं, तुम फैमिली शो है समझो, अच्छा नहीं दिखेगा अगर तुम ऐसे प्रेग्नेंट दिखी और एक सरदार दूसरा आया, गंदा लगेगा। मैंने सर पर होगा तो सोडी ही ना। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर क्लोजेस ले लो, आप क्लोजअप ले लो मेरे, एटलीस्ट आई विल वो दिखेगा, पता नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उनको नहीं करना था जस्ट। सो
मैंने बहुत रोई थी, मुझे याद है मैं रूम में रो रही थी बहुत ज़्यादा, और दिशा ने मुझे बोला था, दिशा वहीं थी और दिशा को मालूम था कि अभी मेरा 2-4 दिन ही बचा है। तो दिशा ने मुझे बोला था कि कोई बात नहीं जेना, भगवान है जेना, तेरे को शायद अभी फैमिली पे ध्यान देना है, भगवान है। उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया था, बट ऑफकोर्स फिर मैं वापस आई तब मुझे लगा ये तो भगवान ने ही अलग किया है, मुझे हमेशा भगवान ने ऐसे ही कुछ किया है कि अलग किया है कि मैं मेरा स्पेशल टाइम मेरी बच्ची के साथ बिता पाई, वरना कहाँ किसको मिलता है यार ऐसा। लेकिन डू यू थिंक दिशा के साथ भी यही चीज़ की गई होगी, क्योंकि अभी तक दिशा की एंट्री नहीं हुई है। हालांकि इन लोगों ने किसी नए एंट्री को खोजने की भी कोशिश की थी और कई सारे बहाने बनाए गए कि दिशा खुद नहीं आना चाहती शो में, या किसी, अगर आपका कुछ बातचीत वगैरह हुआ हो या फिर आपको कुछ आइडिया हो कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही सो कुछ दिशा के साथ ऑन एंड ऑफ होती रहती बात, वो मेरे घर के पास में रहती है, हम दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, और मतलब क्योंकि हम दोनों पवई में रहते हैं तो वो कभी मुझे वर्कशॉप्स कुछ कहीं हो रहा है तो वो मुझे भेजती है, मैं उसको भेजती हूँ। उसको उसकी बेटी का कथक का कराना था तो मेरी बेटी भी कथक में है, उसके लिए ऐसा हमारी बातचीत होती रहती है, बट हम प्रोफेशनल बात नहीं करते हैं कभी भी नहीं। मैंने उसको इतने साल में हमेशा सिर्फ इतने बोला, दिशा वापस आ जाना, बोला हाँ हाँ आएंगे, बस वो इतना ही बोलती है, वो चीज़ों को नहीं सिक्रेटिव रखती है। अब मुझे नहीं मालूम क्या इशू हुआ है दिशा का, मतलब आई एम श्योर पहला बेबी हो गया तो वो बच्चे में ऑक्यूपाइड हो गई, वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। सेकंड बेबी हो गया फिर तो वो और ऑक्यूपाइड हो गई। बीच में जबकि उसके आने की भी बात चली थी, वो सेट पे बोल के गई थी, अब इनके बीच में क्या हुआ अंदर अंदर मालूम नहीं। सोहेल ने मुझे सिर्फ इतना बोला, बात नहीं बनी, मतलब उसने बोला था मैं कल से आ रही हूँ शूट पे। ये आई थिंक 2017 में वो गई है, 18-19 की बात होगी मेरे ख्याल से शायद। तो उसने बोला था कि मैं आ रही हूँ, और अगले दिन से वो नहीं आई। फिर सोहेल ने बोला कुछ हो गया है, तो आई डोंट नो। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलूँगी कि इन्होंने दिशा के साथ ऐसा किया कि नहीं किया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवान ने इनके साथ ज़रूर किया कि इनने मुझे प्रेगनेंसी में निकाला ना, दिशा ने इनको ठेंगा दिखाया है कि अब आप कर लो, आप सीरियल चला रहे हो पिछले 7 साल से बिना दया बहन के, अब आप देख लो, आप कितना भी गिड़गिड़ाओगे दिशा वापस नहीं आएगी। ओके, अगर मैं केस की बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपकी तरफ से ये था कि फाइनली आपको इस चीज़ को आगे लेकर जाना है, अपना स्टैंड लेना है, जिसमें बहुत सारे लोगों का आपने सोचा होगा कि सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शो में बहुत सारे लोगों की एग्ज़िट हो चुकी थी, या शो के अंदर बहुत सारी लेडीज़ है, क्योंकि आपने जैसे वो बिस्किट वाला इंसिडेंट बताया जहाँ आप किसी और के लिए बिस्किट के लिए लड़ी थी। तो ऐसे में ये जो फ़ैसला था, इसमें फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा रहा, और कब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब आपको पुलिस स्टेशन जाना है? सो फैमिली का तो सपोर्ट सबसे ऊपर है, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने बोला, जब वहाँ मैं रो रही थी, मैंने बोला मैं कुछ कर लूँगी। 7 मार्च 2023 को मैंने बोला मैं कुछ कर लूँगी, मैंने कहा मैं मर जाऊँगी। तो उन्होंने बोला तुम क्यों सह रही हो, आ जाओ घर। मैंने बोला पैसे रोकेंगे मेरे 3.5 महीने के, बोले छोड़ दो, दान दे दो। बोले तुम मैंने बोला कि इन लोग मेरे को रिप्लेस करें, मैंने करने दो, वाई यू सफरिंग देयर, कम हियर। तो सबसे पहला तो सपोर्ट, अगर वो नहीं बोलते तो मैं निकल के आ नहीं पाती। मुझे मेरी एक फीमेल कलीग ने बोला भी कि यार हैट्स ऑफ टू यू, यू हैव दैट करेज, यू आर टेकिंग दिस स्टेप। तो वो चीज़ सबसे पहले तो मयूर का सपोर्ट था, तो दैट्स वाई आई केम आउट। एंड पुलिस में जाने का मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। मुझे बहुत सारे कुछ लोग जो थे एक्स, उन लोग बोल रहे थे, जिनको पता चला, वाया वाया पता चल ही जाता है कैसा हुआ है सेट पे, लेकिन सोचो कितने सीक्रेटिव है कि मीडिया तक बात नहीं पहुंची, लेकिन वो पता चल गया होगा जिनको भी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भी पुलिस में जाओ, मीडिया में जाओ, एफआईआर करो, ये करो, वो करो। मैंने बोला नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन यूनिवर्स ने कर कर के मुझे ये करवाया। एंड फाइनली जैसे मैं 6 अप्रैल तक भी मैं वेट कर रही थी कि नहीं मैं तो ये बात को ख़त्म करूँगी, लेकिन 6 अप्रैल को जब मैंने बोला मनी एक्सटॉर्ट करना चाहती हूँ, तब मेरी सट की यार। मैंने बोला ये क्या यार मनी एक्सटॉर्ट, मैं तो मेरा पैसा भी नहीं मांग रही हूँ यार। आपको मालूम है कि मेरे घर की भी हालत क्या है, मतलब मेरे मायके की हालत क्या है, बिकॉज वहाँ 7 लड़कियाँ हैं, आई टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, माय ब्रदर इज़ नो मोर। एंड आप उसके बाद भी आप पैसा तो रोक रहे हो, और आप मेरे को बोल रहे हो मैं मनी एक्सटॉर्ट करना चाहती हूँ, मेरे को बोल रहे हो मेकअप, हेयर ड्रेसर, राइटर्स के पैसे दो। तो फिर वहाँ आई मेड अ पॉइंट कि नहीं, आई हैव ऑन 8 अप्रैल के नहीं, अब जाना पड़ेगा। माई लॉयर इज़ द मेन हु लिटरली made me understand, Jenny you have to go, my lawyer is very good lawyer from Amit Khare from Nagpur। उसने मुझे बोला कि जेनी तेरे को करना पड़ेगा ये, you have to do। तो that is the time। सो मनी एक्सटॉर्ट वाली बात किसने कही?
मुझे लेटर भेजा था इन लोगों ने 6 अप्रैल को कि आप ये सब मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए बोल रही हो। ये जो मैंने 15 साल के इंसिडेंट जो मैंने बताए हैं ये मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए बोल रही हो। उनको सब मालूम है, एक एक इंसिडेंट सच है और मेरे पास सब सबूत है। आई हैव प्रूफ फॉर एवरीथिंग आई हैव सेड, आई हैव रिटन, आई हैव टोल्ड ऑन कैमरा, आई हैव प्रूफ फॉर एवरीथिंग। वो मैं कोर्ट में दूंगी। आसिफ जी जिस तरीके से चुप बैठे हैं, अभी तक उनके तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है या कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि वो एक बड़ी हस्ती हैं जिनको सब जानते हैं, ऐसे में उनका कुछ नहीं आना, क्या लगता है आपको, ये डर है या फिर किस वजह से वो अभी तक डर है? उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है क्योंकि वो इतने साल से यही करता है कि सबको दबाना, सबके पैसे रोकना। सेम उनने मेरे साथ भी किया, मैं भी वही कर रही थी, मैं भी डर रही थी, दब रही थी, लेकिन भगवान बैठा है ना। जब भगवान का खेल होता है ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। भगवान ने इनको बाहर करना था। मतलब अगर मैं इनको मैं 7 मार्च से लेके 24 मार्च तक मैं शांत बैठी हूँ, फिर भी ये मुझे लेटर दे के धमका रहे हैं। फिर मैं इनको सिर्फ ड्राफ्ट में व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रही हूँ कि ये बात ख़त्म हो जाए, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं कर्मा लेना आपको ये करने का। फिर भी मुझे 6 अप्रैल को बोल रहे हैं कि तेरा यू आर ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी। फिर जब वो मैंने 8 अप्रैल को केस किया, ये वो 8 अप्रैल के बाद 11 इतने दिन अगर मुझे पब्लिसिटी करना होता, मीडिया में जाना होता, मैं 7 मार्च को ही चले जाती। मैं इतने दिन वेट नहीं करती। द थिंग इज़ कि उनकी उनको ये समझ में आया कि जब 11 मई को निकला तब भी उनने लगा कि अब क्या करें, वो हक बका गए। तो मेरे को उनने बुरा साबित कर दिया। वहाँ आ गया मालव और मोनिका और प्रिया, ये तीनों ने अपनी कहानी बताई। मोनिका के साथ भी बहुत जुल्म हुए हैं, सुना मैंने, मुझे अभी पता चला क्योंकि हमको नहीं मालूम रहता था उतना। प्रिया का मुझे बहुत सारी चीज़ें मालूम थी। वो हमेशा से दुखी होती थी कि यार मेरे को बुलाते ही नहीं, यार बुलाते ही नहीं। मतलब विच इज़ आप उसको नहीं बुलाना, नहीं बुलाओ, फिर बोल दो ना। वो जो उसके साथ गलत करते थे ना, वो बेचारी अभी भी ऐसे लटकी हुई है। मुझे मालूम नहीं आई एम द पार्ट ऑफ द शो और नॉट। हम कभी जाते थे डांस इंडिया डांस या कुछ अलग शोज़ में, KBC में, प्रिया को बुलाते ही नहीं थे। तो एक ऑफकोर्स हर्ट होता है व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द शो, आप बुला भी नहीं रहे हो। फिर आप बोलोगे कि काम है ना, ये अरे ये तो डायरेक्टर की बीवी है और ये वो, तो फिर डायरेक्टर की बीवी है तो थोड़ा सा लोगों को प्रिविलेज मिलता है। ये तो बेचारी शादी करके और उल्टा फंस गई कि वो काम पे नहीं बुला रहे हैं। जब आपको शो से निकाला गया, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया गया था या जो भी, तब आसिफ मोदी वहाँ पर थे? उनका आसिफ, मुझे ऐसा पता चला कि आसिफ जी वॉज नॉट इवन इन इंडिया। पर आसिफ जी को सब कुछ मालूम होता है। इन लोग, क्योंकि हम भी जब वो अमेरिका में भी जाते हैं, क्योंकि शायद उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो जो बाकी जो हैं इन लोग मतलब आके बोलते रहते हैं अरे यार वहाँ बैठे हैं तो भी चैन से नहीं रहते, हर थोड़ी देर में फ़ोन करते हैं इसके लिए उसके लिए, स्क्रिप्ट के लिए, फलाना ठिकाना, ऐसा ये सब बातें सुनते थे। तो ऑफकोर्स ये भी बात हुई तो वहाँ उनको पता तो चला होगा। मतलब नहीं होंगे इंडिया में ऑफकोर्स। तो ही वॉज नॉट देयर। तो ये सारी राइट्स किसकी तरफ से मिलती थी, ये सारी चीज़ें जो आर्टिस्ट के साथ में? सब कुछ आसिफ जी, एवरीथिंग इज इन द प्रोडक्शन ऑफ इज बीइंग डन बाय आसिफ जी। हर चीज़ वही डिसाइड करते हैं, वही मतलब किसका कितना पर डे होगा, किसका कितना फुटेज होगा, किसका कितना सीन होगा, किसका कितना डायलॉग होगा। इवन इन आर्टिस्ट के साथ बदतमीज़ी कुछ लोगों के साथ यस फॉर श्योर, कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं। तो वो डिपेंड्स उनका किसके साथ था। पर वो फिनिकी बहुत थे, वो कभी भी अनप्रेडिक्टेबल, यू विल नेवर नो कि वो सडनली क्या बोलेंगे। आप जा रहे हो, सडनली आपको वो चिल्लाने लगे। एक दिन मैं ब्लू कलर का बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आ रही थी, जिसके लिए मुझे कम से कम 20 लोगों ने सेट पे बहुत तारीफ़ की, इतनी अच्छी लग रही है, इतना अच्छा लग रही है वो। उनने से देखा मुझे, ये क्या पहना है ब्लू, कैसी गंदी लग रही हो, कहाँ से, ऐसे सब मत पहना करो। और मैं ऐसे हो गई कि आई कांट इवन इमेजिन, यार सब इतना तारीफ़ कर रही है, ऐसा बोल रहे। मैं बोला, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने जाने दे। मैं सर पंच लाइन मारने वाली थी, सर नीला टेलीफिल्म्स में काम कर रही तो नीला पहना है ना, ऐसा मैं बोलने जा रही थी। मैंने रहने दे, अभी ये सब नहीं बोल के निकल गई मैं। सिंगापुर वाला इंसिडेंट होने के बाद आपने हस्बैंड से ये वाली बात शेयर की थी? मैंने शेयर किया था, उन्होंने बोला था तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे आऊँ, बीट शूट छोड़ के नहीं आ सकती नेचुरली। तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो आई शेयर्ड विथ 3 ऑफ माई कलीग्स, जो कि 2 जन ने थोड़ा स्टैंड लिया, 1 जन ने कुछ नहीं किया। बट फिर वो आके फिर मैंने वो चीज़ों को थोड़ा रफा दफा किया, लेकिन फिर वापस या बाकी चीज़ों का हो रहा था इशू, तो फिर मैंने सोहेल को छोड़ने के लिए बोला। सिंगापुर इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही जो मुझे रोक लिया गया।
सो अब आगे आपका क्या इरादा है जेनिफर, क्या करना चाहेंगी अब आगे? अभी मेरी तरफ से तो जो होना था हो गया कि मैंने 24 मई को मैंने मेरा स्टेटमेंट दे दिया पुलिस स्टेशन में। अभी दे हैव टू डू एवरीथिंग। तो अब वहाँ से उनकी तरफ से कुछ आएगा। मुझे बोला गया था आपको बुलाएंगे। एक दिन आया था उनका कि वो इन लोग ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, उनका फ़ोन नंबर दो। तो फ़ोन जो भी किया होगा, तो आई एम वेटिंग। आई एम स्टिल होपिंग कहीं ना कहीं इनको इतनी सद्बुद्धि आए कि यार ये चीज़ को अभी भी बंद कर सकते हैं ना। बोल दो सॉरी, इतनी बड़ी बात नहीं होती सॉरी, इतना कोई बड़ा ईगो नहीं होता है। आप आई अंडरस्टैंड आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो, अरबों खरबों जो भी रुपए होंगे आपके पास, मुझे तो मालूम भी नहीं जो भी होगा, लेकिन आपको मालूम है मैं सच बोल रही हूँ और भगवान बैठा है वो चीज़ करने के लिए। सॉरी बोल दो, ख़त्म, बात को ख़त्म करो। बोल दो, एक पब्लिक एक स्टेटमेंट दे दो आप प्रेस में कि जेनिफर सच बोल रही है, या इतना दे दो कि चलो भूल चूक माफ़ हो गया, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जेनिफर इज़ नॉट अब्यूजिव या नॉट ये, ऐसा बोल दो। उनके सॉरी बोलने के बाद आप कंटिन्यू करना चाहेंगे शो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो कुछ नहीं, अब तो करोड़ रुपए पर डे भी मिलेगा तो आई विल नॉट कंटिन्यू। बट ऑफ कोर्स के आई वांट कि सॉरी बोल के, हाँ अगर सॉरी उनने बोला और स्टेटमेंट दिया कि ओके हमसे गलती हो गई, तो आई विल टेक द एफआईआर बैक। थैंक यू सो मच जेनी, हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा है एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।